नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस बीम पर। आज मैं आप लोगों के सामने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है हाउ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट कैन प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। कई सारे स्टूडेंट ने मुझे रिक्वेस्ट भेजी इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए और ये टॉपिक कई सारे स्टूडेंट को हेल्प करेगा जो अभी भी कॉलेज जा रहे हैं, बीटेक फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, किसी भी ईयर में है, उन सबकी हेल्प करेगा ये टॉपिक। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर मैं बात करूं तो पहले तो आप लोगों को ये डिसाइड करना है कि आपको कौन सी फील्ड में जाना है। आपको टेक्निकल फील्ड में जाना है या नॉन टेक्निकल फील्ड में जाना है। ये डिसाइड करने के बाद आप उसी फील्ड के अकॉर्डिंग अप्रोच कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो अगर मान लीजिए आपने डिसाइड कर लिया कि आपको आईएएस गेट ही करना है, इट मीन्स आपको टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, स्पेसिफिक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ आईएएस का। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो आपको आईएएस का पूरा सिलेबस डाउनलोड करना है और उस सिलेबस को आपको 3 से 4 बार पढ़ना है। पहले तो उसके एक एक टॉपिक को अच्छे से जानना है कि कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं और कौन कौन से नहीं आ रहे हैं। इसको जानने के बाद आप क्या कर सकते हैं, उस सिलेबस को अपने साथ रखना है हमेशा। जब भी आप बीटेक में हैं, आप कॉलेज में एक सिलेबस ले जा सकते हैं, एक सिलेबस अपने घर पे स्टडी टेबल के पास में चिपका सकते हैं वॉल पे। तो इस तरह से आपको पूरी पैनी नजर अपनी रखनी है उस सिलेबस पे, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आपको डिसाइड करना है कि जो आपका सेमेस्टर चल रहा है, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, कोई भी चल रहा है, उसमें जो जो सब्जेक्ट हैं और आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सब्जेक्ट हैं वो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। जैसे मान लीजिए आपका थ्योरी ऑफ मशीन है किसी सेमेस्टर में और वही थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ रहा है, तो आप पहले तो ये डिसाइड कर लीजिए उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं और कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमारे एग्जाम में नहीं आते हैं। जो एग्जाम में आते हैं आप उनको हाईलाइट कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप ये इंश्योर करिए कि उस टॉपिक को, उस सब्जेक्ट को मुझे उसी सेमेस्टर में अच्छे से खत्म करना है और एक अच्छी बुक से खत्म करना है। तो रिसोर्स के लिए अगर मैं बात करूँ तो आपको किसी स्टैंडर्ड बुक से ही पढ़ना है। तो आपको उस सेमेस्टर में जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनको किस स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना है, इसके लिए हम लोग आपको एक स्पेसिफिक वीडियो बनाकर दे देंगे जिसमें आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि कोई भी बुक न्यूमेरिकल के लिए अच्छी है, फिर थ्योरी के लिए अच्छी है, किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी पब्लिकेशन की बुक अच्छी है। इस सब के लिए हम लोग एक स्पेसिफिक वीडियो बना देंगे। और अगर आपको किसी भी बुक की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और उस बुक को पढ़ते वक्त आपको ध्यान रखना है टॉपिक से भटकना नहीं है। जो जो टॉपिक दे रखे हैं सिलेबस में उन्हीं टॉपिक को पढ़ना है, उससे अलग कुछ भी नहीं पढ़ना है। हमें नॉलेज नहीं लेनी है, हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है। और हाँ, उस टॉपिक की नॉलेज जरूर लेनी है जो मेंशन्ड है उसमें, उसको हमें अच्छे से पढ़ना है, एक एक कॉन्सेप्ट उसका हमें अच्छे से समझना है। तो उसके बाद जब आप बुक पढ़ रहे हैं तो उससे आप नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर आपको करना ही है नोट्स प्रिपेयर। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको प्रिपेयर करते वक्त आप ध्यान रखिए कि आप स्पेसिफिक रहिए। ज़्यादा नोट्स बनाने से भी कोई फायदा नहीं होगा, बुक तो बहुत बड़ी होती है, आपको बट उतना ही लिखना है जो फिर आपके एग्जाम्स में आ रहा है। एग्जाम्स में क्या चीज़ें आ रही हैं ये आपको उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पता चल जाएगी, या फिर मैं आपको एक एक डेरिवेशन जो भी आते हैं या फिर जो थ्योरीज आती हैं उन सबका एक हेडिंग मेंशन करके आपको बता दूंगा कि इस सब्जेक्ट में ये टॉपिक, हेडिंग, डेरिवेशन ऐसे ऐसे आता है। आप उसी के अकॉर्डिंग बुक रेफर कर सकते हैं। बुक के अलावा आप एनपीटीईएल के लेक्चर्स भी रेफर कर सकते हैं। एनपीटीईएल के लेक्चर्स बहुत अच्छे होते हैं बट वो काफ़ी डीप में जाकर चीज़ों को पढ़ाते हैं। हो सकता है कभी कोई डेरिवेशन वो बताएं, आपको उस डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट ना हो तो आप उसको एक बार समझ तो सकते हैं बट उसको आपको नोट्स में मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप के लिए रिसोर्सेज जो हैं स्टैंडर्ड बुक हो गई और एनपीटीईएल लेक्चर्स हो गए। इस तरह से आप चीज़ों को कर सकते हैं। इसके बाद मैं बता दूं, आपको बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं यूज करने हैं। आप स्पेसिफिक होना है आपको कि आपको एनपीटीईएल के लेक्चर्स और बुक्स, सिर्फ इन्हीं चीज़ों को पढ़ना है। इसके बाद आपको ये नहीं सोचना है कि आपको उसी बुक में हाईलाइट करना है। आपको अगर मान लीजिए कोई टॉपिक अच्छा लगता है तो उसको बुक में हाईलाइट कर सकते हैं। अगर कोई बड़ा टॉपिक है आप नोट्स में नहीं लिख सकते हैं, उसको हाईलाइट कर सकते हैं, लेकिन आपको नोट्स बुक में हाईलाइट करके नहीं बनाने हैं। नोट्स के लिए आपको अलग से कॉपी यूज करनी है, उसमें आपको नोट्स अच्छे से बनाने हैं। और नोट्स बनाने के बाद आप एक बार रिवीजन करने के बाद उन नोट्स को आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी लगा सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाते वक्त आपको सेम टॉपिक के जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है उन सबकी अच्छी नॉलेज हो जानी चाहिए।
और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो आपके पास कई सारे एडवांटेज होंगे। आपके पास सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज भी होगी और आपके पास फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज भी होगी। तो स्पेसिफिक जब आप किसी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करते हैं, सब्जेक्ट को रिवाइज करते हैं, उसके बाद आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर कर लेते हैं उसके बाद फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। टेस्ट सीरीज के कई सारे फायदे हैं, जैसे आप कोई एरर करते हैं एग्जाम में, कुछ गलतियां हो जाती है यूनिट में, या फिर आपको जो क्वेश्चन में पूछा गया कुछ और क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, ये सारी चीजें एरर जो होती हैं, कॉमन एरर, ये दूर हो जाती हैं। इसके अलावा जो आपकी स्पेसिफिक एरर होती है, कुछ पर्टिकुलर आप ही बार बार करते हैं वो गलतियां, वो भी दूर हो जाती हैं। आपको कैलकुलेटर की प्रैक्टिस हो जाती है, आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो इस तरह से कई सारे फायदे होते हैं टेस्ट सीरीज के। तो आप किसी अच्छी कोचिंग के अच्छी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ रिवीजन की, तो रिवीजन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप रिवीजन के लिए जा रहे हैं नोट्स को, और नोट्स में आपको अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो आपको अगर बुक प्रेफर करने की जरूरत है तो आप वही बुक रेफर करिए जो आपने उस टॉपिक को पहले पढ़ा था जिस बुक से। उसी बुक से आपको दोबारा रिवीजन करना है किसी भी टॉपिक को अगर समझ नहीं आ रहा है नोट से। और नोट्स बनाने के बाद आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए हमारे पास 3 मेथड है जिसके थ्रू हम लोग शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। पहले मेथड की अगर मैं बात करूं, तो आपको शॉर्ट नोट्स में क्या क्या कवर करना है इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो शॉर्ट नोट्स में आपको वो चीजें कवर करनी है, जैसे कि आप कोई कॉन्सेप्ट है उसको आप अगर बार बार भूल रहे हैं, आपको याद नहीं आ रहा है, आप उसको मेंशन कर सकते हैं। आपका कोई डेरिवेशन है, उसका जो की पॉइंट होते हैं, जो एजम्पशंस होते हैं मेन आप उसको मेंशन कर सकते हैं। आप जो है उसके अलावा जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं सॉल्व करते टाइम हमें पता चलते हैं। आपको कोई नया क्वेश्चन लगा जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आया था फर्स्ट अटेम्प्ट में, या फिर आपको कुछ उसमें नया फॉर्मूला मिला, आप उसको मेंशन कर सकते हैं। आपके जो लेंदी फॉर्मूले हैं जो आपको बार बार पढ़ने पर भी याद नहीं हो रहे हैं, आप उसको मेंशन कर सकते हैं। और इसके अलावा आप थ्योरीज को मेंशन कर सकते हैं, जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त स्पेसिफिकली कोई थ्योरी पता चलती है, आप उसको भी उस शॉर्ट नोट्स में मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे शॉर्ट नोट्स इन चीज़ों से कवर रहेंगे। ये पहला मेथड है शॉर्ट नोट्स बनाने का। सेकेंड मेथड अगर मैं बात करूँ, तो उसमें क्या कर सकते हैं, आप जो नोट्स बनाए हैं, आपने लेंदी नोट्स जो बनाए हैं, उनमें क्या कर सकते हैं, आप चीज़ों को, जो टॉपिक्स हैं आपको समझ नहीं आ रहे, जो एक्सेप्शंस हैं, नोट्स हैं जो समझ नहीं आते हैं आपको बार बार, उनको आप उसमें हाईलाइट कर सकते हैं डायरेक्टली। आप फॉर्मूलाज को डायरेक्टली उसमें हाईलाइट कर सकते हैं, या फिर कोई न्यूमेरिकल है उसमें सॉल्व किया गया है, आप उसको भी डायरेक्टली उसमें हाईलाइट कर सकते हैं। तो इस तरह से हाईलाइट करके आप नोट्स में ही शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। और आपको स्पेसिफिक रहना पड़ेगा रिवीजन करते वक्त कि आपको नज़र सिर्फ शॉर्ट नोट्स पे ही होनी चाहिए, हाईलाइटेड पॉइंट्स पे ही होनी चाहिए, ना कि आप पूरे नोट्स को फिर से देखने लगें। इसके बाद थर्ड मेथड की बात करूँ, थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है। इसमें क्या कर सकते हैं आप कि जो आपके पास नोट्स हैं उसमें आपने हेडिंग मेंशन करी होगी, आपको क्या करना है कि एक सेपरेट छोटी सी डायरी लेनी है, उसमें जो आपके नोट्स में हेडिंग्स हैं या सब हेडिंग्स हैं उनको ही मेंशन करना है। उसके अंदर क्या है उसको बिल्कुल भी मेंशन नहीं करना है। ये हेडिंग मेंशन करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, अपने मेन नोट्स को बंद करके जो आपके शॉर्ट नोट्स हैं उस डायरी में हेडिंग्स हैं उनको पढ़ के, हेडिंग्स के अंदर क्या लिखा है, क्या बताया गया है, उसको आप मन में रिवाइज कर सकते हैं। जैसे कि हम बचपन में करते थे कि अपने नोट्स को बंद करके मन में सोचते थे कि ये इसमें मैंने क्या पढ़ा था। उस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि अपनी शॉर्ट नोट्स को देखकर मेन नोट्स को बंद करके उसमें हेडिंग को पढ़ के आप उसके अंतर्गत जो चीजें हैं उसको आप अच्छे से मन में रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आई तो बगल में शॉर्ट नोट्स रखें, आप पहले तो मार्क कर लीजिए, जब इकट्ठे आप सारा नोट्स रिवाइज कर लीजिए शॉर्ट नोट्स, तो आप अपने मेन नोट्स में उसको जाकर देख सकते हैं कि क्या चीजें आपको बाद में समझ नहीं आई थी। तो इस तरह से हमारे 3 मेथड होते हैं शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर करने के। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कुछ और बेसिक पॉइंट्स होते हैं जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट को ध्यान में रखने चाहिए। ये बेसिक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको लिख सकते हैं, आप हमेशा इनको ध्यान में रखिए। जब भी आप कॉलेज जाइए या फिर कहीं बैठे हैं, इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। जैसे आपको क्या करना है, पहले तो आप बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर कॉलेज में हैं तो हर मोमेंट को आपको अच्छे से एंजॉय करना है, क्योंकि ये कॉलेज का जो मोमेंट होता है कभी बाहर आपको वैसी फीलिंग्स, वैसा एंजॉयमेंट नहीं मिल पाएगा। अगर आपके यहाँ कोई इवेंट होता है, कोई प्रोग्राम होता है, आपको अच्छे से एंजॉय करना है। तो इसका एग्जाम का प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लेना है, लेकिन हमें पढ़ाई करनी है, प्रेशर नहीं लेना है, पढ़ाई करनी है। तो अगर मैं बात करूं, पहले तो आपको एग्जाम में जो आपकी लाइब्रेरी होती है उसको अच्छे से यूटिलाइज करना है। शायद आपको इतनी अच्छी लाइब्रेरी एग्जाम ये बीटेक क्वालिफाई करने के बाद ना मिल पाए।
तो आपको क्या करना है कि लाइब्रेरी को अच्छे से यूटिलाइज करना है। जो भी उसमें बुक्स हैं हमें अच्छे से पढ़ना है, सारी बुक्स खरीद के नहीं रख लेनी है, उसी दौरान ही हमें नोट्स बना लेने हैं। लाइब्रेरी के बाद अगर मैं बात करूं तो जो आपके कॉलेज में लैब होती हैं, जो प्रैक्टिकल लैब होती हैं, उसमें आपको काफ़ी टाइम मिल जाता है। प्रैक्टिकल करने के बाद काफ़ी टाइम मिल जाता है, बैठे रहते हैं स्टूडेंट्स, बातें करते रहते हैं। उस वक्त आपको उस टाइम को यूटिलाइज करना है। क्या कर सकते हैं, अगर आप नोट्स वहाँ नहीं पढ़ सकते हैं तो आप उसकी जगह पर रिवाइज कर सकते हैं, चीज़ों को मन में रिवाइज कर सकते हैं। वही जो शॉर्ट नोट्स आपको डायरी बताई उसको देखकर आप रिवाइज कर सकते हैं, अगर आपको नया पढ़ने का मन नहीं है। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को अच्छे से कवर कर सकते हैं, लैब के टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो, जैसे आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मेंस एग्जाम भी देना होगा, कन्वेंशनल एग्जाम भी देना होगा। तो उसके लिए आपको इंश्योर कर लेना है कि आपको कन्वेंशनल की प्रिपरेशन आपको एग्जाम में ही कर लेनी है। जो आपके क्वेश्चंस होते हैं उसके आंसर ऐसे आप लिखिए कि आप आईएएस का मेंस एग्जाम दे रहे हैं, उसी तरह से अच्छे प्रेजेंटेशन में और प्रॉपर वे में आपको लिखना है। हम लोग इस पर भी एक वीडियो बना देंगे, कन्वेंशनल एग्जाम में कैसे आपको आंसर राइटिंग होनी चाहिए, इस पर भी हम आपके लिए एक वीडियो बना देंगे। तो उस तरह से आपको सेमेस्टर एग्जाम में भी उसी तरह से अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, अच्छे से उसको अटेम्प्ट करना है। तो इससे आपके दो फायदे होंगे, आपको सेमेस्टर एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स आएंगे और आपकी प्रिपरेशन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए चलती रहेगी। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो थर्ड है कि रीडिंग करंट अफेयर्स। आपको करंट अफेयर्स को भी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आईएएस एग्जाम में करंट अफेयर्स भी आ रहा है या फिर कोई और स्टेट एग्जाम है, सब में ही करंट अफेयर आ रहा है। तो आपको उसके लिए ये नहीं कि आप प्रॉपर बैठ के न्यूज़पेपर पढ़िए पूरा दिन, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको कोई अच्छी ऐप इंस्टॉल कर लेनी है और उस ऐप के थ्रू आप जो आपके आते हैं न्यूज़, उनको टाइम पर बीच बीच में आप देखते रहिए। जब मोबाइल यूज़ करते हो आप उन ऐप को देखते रहिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे आपके उसमें बार बार नोटिफिकेशन में आएगा तो आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो इस तरह से हमें करंट अफेयर्स को भी ध्यान में रखना है, उनको भी डेली पढ़ते रहना है। उसके बाद आईएएस बनने के लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी पर्सनैलिटी। जैसे कि मैं बात करूं, अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं तो पहले तो आपको वो देखकर आपकी पर्सनैलिटी को जज करते हैं। उसके लिए एक पर्टिकुलर इंटरव्यूअर होता है जो आपकी पर्सनैलिटी को जज करेगा। तो अपनी पर्सनैलिटी को उस तरह से ढाल लेना है कि आपको देखकर किसी को भी लगे कि ये ऑफिसर है। तो आपको अपनी पर्सनैलिटी को उसी वक्त से इम्प्रूव करना शुरू कर देना है जब आप कॉलेज में हैं। और इस पर्सनैलिटी के बाद बात करूं मैं तो कम्युनिकेशन पार्ट को भी आपको इम्प्रूव करना है, क्योंकि आपके पास ऑब्जेक्टिव और कन्वेंशनल के बाद आपको इंटरव्यू में अपेयर होना है। उसमें आपके कम्युनिकेशन पार्ट को बहुत अच्छे से देखा जाएगा। तो आपको बोलने की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, जो बेसिक डेफिनेशंस होती हैं उनको बार बार बोल के आपको किसी को समझाने की कैपेसिटी होनी चाहिए। तो इस तरह से आपके कम्युनिकेशन पार्ट को भी आपको इम्प्रूव करना है। इसके बाद आपके लिए हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़े दिन के लिए भी बीमार हुए तो आपको ये आपकी पढ़ाई पर इफेक्ट कर सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे, हेल्थ को प्रायोरिटी देनी है। पढ़ाई और हेल्थ में हेल्थ को प्रायोरिटी देनी है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आपका पढ़ाई में भी मन लगेगा। पहले हेल्थ को अच्छा रखिए, उसके बाद आप पढ़ाई कर सकते हैं। क्योंकि मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था तो मुझे डेंगू हो गया था और मेरा 1 महीने का लॉस हो गया था। तो ये गलतियां आपको नहीं करनी है, आपको हेल्थ पे ध्यान रखना है, उसके बाद ही पढ़ाई स्टार्ट करनी है। इसके बाद आपको टेक्निकल प्रोजेक्ट्स और सेमिनार पे भी काफ़ी फोकस रखना है। जैसे कि सेमिनार की बात करूं मैं, तो सेमिनार में तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी इंप्रूव हो सकती हैं, आपका प्रेजेंटेशन इंप्रूव हो सकता है, वो इंटरव्यू में आपकी हेल्प करेगा। और टेक्निकल प्रोजेक्ट की बात करूं तो आपको हर इंटरव्यू में आपका प्रोजेक्ट के बारे में जरूर पूछा जाता है। और आपको अगर प्रोजेक्ट को समझाने की कैपेसिटी है तो आप अच्छे से इंटरव्यू में समझा कर अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अच्छे से प्रोजेक्ट को समझना है, जितना भी करना है उसको अच्छे से करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि इसको निपटा के हम जल्दी से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें। उसको जितना भी करना है, आपको छोटा प्रोजेक्ट या बड़ा प्रोजेक्ट जैसा भी आपने डिसाइड किया उसको करना अच्छे से है। टेक्निकल प्रोजेक्ट करने के बाद मैं बात करूँ तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए आप एक ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं। 3 से 4 लोगों का, ज़्यादा बड़ा ग्रुप नहीं, 3 से 4 लोगों का एक सिंसियर स्टूडेंट का ग्रुप फॉर्म करिए जो उसी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो, और उनसे आप चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। लाइक कुछ क्वेश्चन समझ नहीं आते तो आप उनसे डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हैं। इस तरह से आप कॉलेज के दौरान ही अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा बना सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। और इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं।
नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू।